हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आपके सामने फिर हाजिर हूं अपनी स्टोरी मैनीटर ऑफ हैदराबाद का चौथा पार्ट लेकर। ये लास्ट पार्ट है, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जल्दी जल्दी स्टेशन मास्टर के लाए हुए खाने और चावल से मैंने पेट भरा और चाय पानी से अपनी बोतलें भरकर बाला और दोनों फॉरेस्ट गार्ड के साथ बाला की झोपड़ी की तरफ चल दिया। यहाँ तक मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर सुनाया था। अब इससे आगे हम एक चारपाई भी साथ ले गए थे। झोपड़ी पर पहुंचकर हमने देखा कि उस बेचारी लड़की की हालत बड़ी अजीब थी। उसके तमाम कपड़े आदमखोर ने नोच डाले थे, लेकिन बाला ने एक साड़ी उसके शरीर पर लपेट दी थी। उसके चेहरे पर एक शांति दिखाई दे रही थी। उसकी कमर के जख्मों से बहने वाले खून को कच्ची ज़मीन ने सोख लिया था। गले और छाती के जख्मों का खून भी बहकर सूख चुका था। हम चारों खड़े उसे एक अजीब सी हालत में देखते रहे। अभी कुछ घंटे पहले वो जिंदा थी, मगर अब। फिर मैंने बाला को इशारा किया कि वो हमको घटनास्थल पर ले चले और झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। सूरज की गर्मी से ओस सूख चुकी थी और झुकी हुई घास फिर सीधी हो गई थी। बाला हमें लेकर उस जगह पहुंचा जहां आदमखोर ने उसकी पत्नी को पहली बार ज़मीन पर रखा था। इसके आगे खून के निशान हमें सीधे एक सूखे पेड़ तक ले गए, जहां पर आदमखोर ने लाश को खाने के लिए ज़मीन पर रखा था और बाला ने वहां पहुंचकर उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। हम चारों पूरी सावधानी और खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे थे। हालांकि हम 4 लोग थे, इसीलिए ख़तरा बहुत ज़्यादा नहीं था। खैर, फिर पेड़ के नीचे पहुंचकर हमने चारों तरफ का जायज़ा लिया। यहाँ की ज़मीन सूखी और घास फूस से भरी हुई थी, इसीलिए आदमखोर के पगमार्क नहीं दिखाई दिए और अब ना ही उनकी ज़रूरत थी। मुझे ये बात याद थी कि जब हैदराबाद में नवाब साहब ने आदमखोर को घायल किया था, उसके बाद से वो अपने किए गए शिकार पर दोबारा वापस नहीं लौटता था। तो क्या वो इस लाश पर दोबारा आएगा या यहाँ पर घात लगाने का कोई फ़ायदा होगा? मैं यही सब सोच रहा था और मेरी इकलौती उम्मीद बस ये थी कि क्योंकि आदमखोर ने लाश में से अभी कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए वापस आ सकता है। हालांकि बाला ने उसे डरा दिया था और सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम थे, मगर कोई और रास्ता भी ना था। अब मैंने मचान बांधने के लिए पेड़ों की तरफ देखा। आदमखोर ने अपना शिकार खाने के लिए घने इलाके को चुना था। यहाँ झाड़ियाँ और बेलें बहुत ज़्यादा थीं। उस सूखे पेड़ के अलावा वहाँ दूसरा सबसे करीबी पेड़ भी 30 गज की दूरी पर था। जब मैंने ज़मीन पर बैठकर टाइगर के जितनी ऊंचाई से देखा, तो बस उस पेड़ की चोटी ही झाड़ियों से ऊपर दिखाई दे रही थी और ये तो तय था कि आदमखोर अब अंधेरा होने के बाद ही इधर आता और टॉर्च की लाइट झाड़ियों में उलझ कर रह जाती। फिर मैं 30 गज दूर उस पेड़ तक पहुंचा। उसकी टहनियाँ 2 उंगल तक मोटी थीं, जिन पर मचान नहीं बांधा जा सकता था। इसके आगे एक सही पेड़ 10 गज की दूरी पर था। जब मैंने उस पर चढ़कर देखा तो शेर वाले पेड़ का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया। झाड़ियों की वजह से उसका निचला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। अब समस्या ये थी कि मैं कहाँ बैठूं। इसके बाद मैं अपने साथियों की तरफ वापस आया और उस सूखे पेड़ को देखा। ये एक बहुत बड़ा पेड़ था और उसका तना 12 से 15 फीट की गोलाई का था। मैं उसके तने से लगकर खड़ा हो गया। मेरे सर के ऊपर से उसकी शाखें निकल रही थीं और उसके नीचे दीमक वाली मिट्टी दिखाई दे रही थी। पंजों के बल ऊंचे होकर जब हमने देखा तो पता चला कि पेड़ अंदर से खोखला था। बाहर से और ख़ासकर जहां आदमखोर ने लाश रखी थी, वहां से देखने पर ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि पेड़ अंदर से खोखला होगा। अब मैंने अपने साथियों को ये बात बताई और अली मोहम्मद से कहा कि वो बाला से कहे कि वो पेड़ में घुसकर देखे कि क्या उसमें इतनी जगह है कि मैं उसमें छुप सकता हूँ। हालांकि बाला को पेड़ के अंदर भेजने से पहले मैंने टॉर्च की लाइट से पेड़ के अंदर देख लिया कि वहाँ कोई सांप, बिच्छू या कोई ख़तरनाक कीड़ा तो नहीं है। खैर, पेड़ के अंदर काफ़ी जगह थी तो मैंने बाला को बाहर निकाला। बाला मुझसे कद में 1 फीट छोटा है और वो पेड़ के अंदर पूरी तरह समा गया था, मगर मेरे लिए ये जगह कम पड़ने वाली थी, इसीलिए उसे अंदर से कुछ बढ़ाना था। मैंने देखा कि पेड़ के पीछे की साइड से दीमक ने काफ़ी लकड़ी खा ली थी। अब बाला ने पेड़ के अंदर जाकर ज़ोर लगाया और हमने बाहर से खींचा और कृष्णा पा की कुल्हाड़ी से कुछ वार करके हमने उस पेड़ का कुछ हिस्सा काटा। दीमक की वजह से लकड़ी कमज़ोर हो गई थी। हमने थोड़ी लकड़ी और काटी और सुराख को और बड़ा किया।
फिर पेड़ के पीछे के हिस्से को घुटनों की ऊंचाई तक काट दिया। जैसे जैसे लकड़ी कटती गई वैसे वैसे काम आसान होता गया। हालांकि ये सारा काम काफ़ी मुश्किल था और करते करते 2 घंटे गुजर गए। इसके बाद पेड़ में इतनी जगह बन गई कि मैं अंदर घुस सकता था और अपनी राइफ़ल को भी हिला डुला सकता था। हालांकि इसमें अभी भी कई परेशानियां थीं। पहली बात तो ये कि लाश पेड़ की दूसरी साइड पर पड़ी होती और मैं उस तरफ मुड़ नहीं सकता था क्योंकि तना उस तरफ से बंद था। दूसरी बात यह कि हम उस तरफ से तने को खोल नहीं सकते थे क्योंकि उधर से तना काफ़ी मोटा था। उसको वहाँ से फाड़ने में बहुत समय लग जाता और एक बात ये भी थी कि जहाँ पर हम लाश रखते वो अपनी जगह से कुछ हट कर होती, तो शेर या तो उसे वहाँ से उठा ले जाता या फिर मुझसे सिर्फ 5 गज के फासले पर बैठकर खाने लगता और मैं घासों और झाड़ियों की वजह से उसे सही से देख भी नहीं पाता। इस कंडीशन में पेड़ से निकलकर उस पर गोली तो चला सकता था मगर ये मेरे लिए बहुत ख़तरनाक होता। शेर पलटकर मुझ पे भी हमला कर सकता था। दूसरी बात यह कि मेरे सुराख से निकलते वक्त आवाज़ पैदा होती और आदमखोर चौकन्ना होकर या तो भाग जाता या फिर मुझ पर झपट पड़ता। ये ख्याल ही बहुत डरावना था। एक बात यह भी थी कि मुझे पूरी रात खड़े रहना था और घुटनों के नीचे सिर्फ इतनी जगह थी कि बस मेरी टांगें उसमें फंस जाती। एक ये भी बात थी कि अगर दूसरे टाइगर की तरह ये टाइगर भी आसपास की चीज़ों का जायज़ा लेता हुआ आता तो वो मुझे देख लेता। हालांकि हम लोग उस जगह को पत्तों और बेलों से ढक तो देते मगर सवाल ये था कि क्या इस तरह हम टाइगर को धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सुबह उस पेड़ का तना एकदम सूखा था और शाम को उसमें आदमखोर को पत्ते और बेलें दिखाई देती तो आदमखोर को ज़रूर शक हो जाता। इसके अलावा रात की सर्दी से बचने के लिए कोई सांप या बिच्छू भी उस सुराख में घुस सकता था। अब इतनी सारी मुश्किलों के बारे में सोचकर मैंने फ़ौरन सोचना ही बंद कर दिया। हालांकि मैं यहाँ छिपकर आदमखोर का इंतज़ार करने के लिए तैयार था मगर मैं जानता था कि मेरी कामयाबी के बस 10 में से 1 ही चांस है। इसके बाद मैंने ज़मीन पर अपना कोट बिछाया और उस पर तने से निकले तमाम लकड़ी के टुकड़ों को जमा किया। फिर उसे पेड़ से काफ़ी दूर ले जाकर फेंक दिया वरना आदमखोर को शक हो जाता। इसके बाद हम झोपड़ी की तरफ लौटे। बाला ने बहुत सब्र दिखाते हुए अपनी पत्नी की लाश उठा ली। फिर आगे पीछे चलते हुए हम वापस पेड़ तक पहुँचे। मैंने उसे इशारा किया कि लाश को थोड़ा बाईं तरफ रखे ताकि आदमखोर उस पर आते वक्त सुराख को ना देख सके। क्योंकि वहाँ पर बैठने की कोई जगह नहीं थी तो हमने वहीं खड़े खड़े चाय के साथ रोटी खाई और अली मोहम्मद को खाली बोतलें दे दी और मैं सुराख से पेड़ में घुस गया। इसके बाद बाला और कृष्णप्पा ने सुराख के सामने कुछ लकड़ियाँ लगाकर उन पर बेलें और पत्ते लपेटना शुरू कर दी। बाला ने यह काम बहुत एहतियात से किया। वो बार बार दूर जाकर देखता कि कहीं से मैं दिखाई तो नहीं दे रहा। फिर उसने मेरे ठीक सीने के सामने एक मोटी लकड़ी तने में फंसा दी ताकि उस पर मैं राइफ़ल टिकाकर गोली चला सकूं। अब मैंने अपनी राइफ़ल को उठाकर देखा कि क्या मैं बगैर कोई आवाज़ किए राइफ़ल को उठाकर उस पर रख सकता हूं। जब मुझे इत्मीनान हो गया तो उन्होंने लकड़ी के ऊपर और नीचे भी बेलें लटकाना शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने पेड़ के ऊपर वाली टहनियों से बेलें बांधकर पेड़ के सुराख को पूरी तरह छुपा दिया। जब सारा काम हो गया तो बाला ने वहाँ से जाने से पहले अपनी पत्नी के माथे और पैरों को चूमा और उसके बराबर बैठकर कुछ प्रार्थना की। शायद उसके साथ जीवन में जाने अनजाने जो कुछ हुआ था उसकी क्षमा मांग रहा था। फिर जब वो खड़ा हुआ तो उसकी आंखें सूख चुकी थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने मेरी तरफ देखा जैसे हमसे कह रहा हो कि मैंने अपनी सारी कोशिशें की, अपनी पत्नी की लाश भी कुर्बान कर दी, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए दिल ही दिल में जवाब दिया कि मैं उसे निराश नहीं करूँगा। फिर वो तीनों लोग झोपड़ी की तरफ वापस चले गए और मैं यहाँ अकेला रह गया। अब मैंने घड़ी की तरफ नज़र की तो 4:45 बज रहे थे। पेड़ों से छनकर आती हुई रोशनी से मरने वाली की लाल और काली साड़ी पर अजीब तरह की तस्वीरें बन रही थीं। उसके बाल ज़मीन पर फैले हुए थे और चेहरा मेरी तरफ था। अब तक उसकी लाश अकड़ चुकी थी। उसका एक हाथ उसके सीने पर और दूसरा बराबर में रखा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। उस हवा से हिलने वाले पत्ते और घास के अलावा सब कुछ ठहरा हुआ था।
मेरी घड़ी की हल्की सी टिक टिक के अलावा बस धीमी सी एक आवाज़ और आ रही थी, जो थप थप की आवाज़ की तरह लग रही थी। एकाएक मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरे दिल की धड़कन थी, इसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने धीमे से अपने पैर फैलाए और हल्का सा पीछे की तरफ झुका। क्योंकि पूरी रात मुझे खड़ा रहना था, तो मैंने दोनों पैरों पर बराबर वज़न डाला। खैर, फिर पौने घंटे बाद ऐसा लगा जैसे जंगल जाग उठा हो। मोर और जंगली मुर्गियां शोर मचाने लगीं और एक मोर मेरे सामने चुगने लगा। इतने में हवा के झोंके से बाला की पत्नी की साड़ी का पल्लू उड़ा, तो मोर भी उड़ गया। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और दिन के पंछी सोने जा रहे थे कि अचानक कोई चीज़ धीरे से आकर मुझसे एक गज दूर रुक गई। ये एक उल्लू था। फिर दो चमगादड़ें उड़ती हुई पेड़ के पास से गुजरी, जो पतंगों को खाने के चक्कर में थीं। ऐसे नज़ारे मैं बहुत बार देख चुका था कि कैसे दिन की हलचल धीरे धीरे ख़त्म होती है और रात के जानवर और पंछी उनकी जगह ले लेते हैं। मैंने हमेशा ऐसे नज़ारों को बहुत दिलचस्पी से देखा है। इसके बाद अंधेरा हो गया और कुछ ही देर में तारे निकलने लगे और उनकी हल्की रोशनी चारों तरफ फैल गई। सुबह होने तक हमें इसी रोशनी से काम चलाना था, क्योंकि चांद नहीं निकला था। मुझे तलाश करने में मच्छरों को कुछ वक्त लगा, फिर भी कुछ ही मिनटों में उनके बादलों ने हमें आ घेरा। मैंने अपने हाथ जेबों में छुपा लिए और चेहरे पर जमा होने वाले मच्छरों को फूंक मार मार कर उड़ाता रहा। अब 8 बज रहे थे और मैं पैर उठा उठाकर उसकी उंगलियों को चला फिरा रहा था, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। इस आदमखोर के बारे में मशहूर था कि वो कभी अपने शिकार पर वापस नहीं लौटता है। मगर मुझे पूरी रात इसी तरह बितानी थी। फिर मुझे बाला की आंसुओं से भीगी हुई सूरत और मरने वाली की शक्ल याद आई, जो मेरे सामने लेकिन नज़रों से ओझल थी। और मुझे याद आ गया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मेरा दिमाग इसी तरह इधर उधर घूम रहा था कि अचानक मैं चौकन्ना हो गया। हालांकि मुझे ना तो कुछ दिखाई दिया था और ना ही सुनाई दिया, मगर मुझे एहसास हो गया कि आदमखोर हमारे करीब पहुंच गया है। इस एहसास के साथ ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मुझ पर कपकपी सी छा गई। मुझे मेरी छठी इंद्री ने सावधान कर दिया था। मैंने कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की, मगर कहीं कोई आवाज़ ना थी और जंगल के किसी और जानवर ने भी वार्निंग कॉल करके मुझे खबरदार नहीं किया था। इतनी खामोशी का बस एक ही मतलब था कि आदमखोर आ पहुंचा है। बाला के हमले की वजह से शायद आदमखोर इतनी सावधानी बरत रहा होगा, या फिर उसने आसपास कोई बदलाव देखा होगा। तो क्या आदमखोर ने मुझे देख या महसूस कर लिया? ये बहुत अहम सवाल था। फिर काफ़ी समय बाद एक धीमी सी आवाज़ आई। ऐसा लगता था जैसे किसी चीज़ को ज़मीन पर घसीटा जा रहा हो। इसका एक ही मतलब था कि आदमखोर न सिर्फ आ गया है, बल्कि बाला की पत्नी की लाश उठाकर ले जा रहा है और जल्दी ही वो गायब हो जाएगा। मैंने अभी एहतियात छोड़कर राइफ़ल लेकर गोली चलाने के बारे में सोचा ही था कि अचानक आवाज़ आना बंद हो गई। क्या शेर लाश छोड़कर भाग गया है? मगर फिर आदमखोर के मांस खाने की आवाज़ें आने लगीं। हालांकि ये आवाज़ मेरे पीछे की दिशा से आ रही थी। नहीं मालूम किस वजह से आदमखोर लाश को उसी जगह ले गया था जहां उसने सुबह लाश छोड़ी थी। मगर ये बात सही थी कि आदमखोर को किसी तरह का शक नहीं हुआ था, वरना वो लाश छोड़कर रफूचक्कर हो जाता, या अगर उसे मेरे वहाँ होने का पता चल जाता तो हमला कर देता। लेकिन आदमखोर की हरकतों से यही अंदाज़ा हो रहा था कि उसे किसी तरह का शक नहीं हुआ। वो बस लाश को ठीक उसी जगह ले जाना चाहता था जहाँ पर वो उसे छोड़ कर गया था। हो सकता है उसने ये सोचा हो कि उसके ना रहने पर गीदड़ या लकड़बग्गे लाश को दूसरी जगह घसीट ले गए होंगे। मैंने सुकून की सांस ली, मगर फिर मुझे याद आया कि मुझे पेड़ के अंदर से बाहर निकलना होगा ताकि गोली चला सकूं, और इसी के साथ मेरा सारा सुकून गायब हो गया। आपको याद होगा कि बाला और कृष्णापा ने हमें अच्छी तरह छुपाने के लिए बहुत सारी लकड़ियां लगा दी थीं, और बाहर निकलने के लिए मुझे वो सब लकड़ियां हटानी थीं। हालांकि ऐसा करने से आवाज़ पैदा होती और आदमखोर उसे सुन लेता। फिर या तो वो भाग जाता या फिर वो पेड़ की तरफ आता जहाँ मैं छुपा हुआ था, और मैं फिर अंदर ही फंस जाता। इसका बस एक ही हल था कि आदमखोर लाश को खाना शुरू कर दे, और हर बार जब आदमखोर कोई हड्डी नोचता या चबाता, मैं एक लकड़ी हटाकर सुराख के अंदर डाल देता।
फिर इसी तरह मैं आदमखोर के पेट भरने के बीच लकड़ियां हटाकर अपने आप को आज़ाद करता रहा। जब मैंने सारी लकड़ियां और बेलें हटा लीं तो मैंने अपना दायां पैर उठाकर 1 मिनट को हिलाया ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो सके, फिर उसे धीरे से बाहर रखा। आदमखोर अभी तक लाश को खा रहा था। फिर मैंने यही काम बाएं पैर के साथ किया और बाहर निकल आया। कुछ लम्हों के लिए तो मेरा बैलेंस बिगड़ा। अगर शेर उस वक्त हमला करता तो मैं मारा जाता, लेकिन आदमखोर खाने में इतना मगन था कि उसे कुछ खबर ही नहीं लगी। फिर एक एक इंच बढ़ता हुआ मैं पेड़ की दूसरी तरफ पहुंचा। फिर वो पला पहुंचा कि अगर मैं और आगे बढ़ता तो आदमखोर मुझे देख लेता, मगर ये ख़तरा तो उठाना ही था। अब राइफ़ल उठाकर मैंने अपने कंधे से लगाई और दूसरे हाथ से उसे संभाल कर टार्च का बटन टटोला। फिर मैंने गर्दन बढ़ाकर सामने की तरफ देखा। अब तक मेरी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो गई थीं, तो मुझे आदमखोर लाश के बाईं तरफ मेरी विपरीत दिशा में मुँह किए दिखाई दिया। अब मुझे टार्च जलानी थी और जैसे ही मैंने टार्च के बटन पर अंगूठा रखा, ठीक उसी समय जैसे आदमखोर को किसी खतरे का आभास सा हुआ, उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और टार्च की रोशनी सीधे उसके जिस्म और सिर पर पड़ी, जिसमें उसकी चमकती हुई आंखें और खून से सनी राल बहती दिखाई दी। मेरी राइफल ने पहला शोला उगला जो सीधा उसकी गर्दन में धंस गया। आदमखोर हवा में उछला और उतनी ही देर में मैंने दूसरा और फिर तीसरा फायर उसकी तरफ झोंक दिया। फिर पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन आदमखोर आंखों से ओझल हो गया। आदमखोर पहली गोली लगने के बाद ही तकलीफ़ और दर्द से दहाड़ने लगा था, और इसके बाद हर गोली लगते ही वो दर्द की वजह से और ज़ोर-ज़ोर से दहाड़ता। हालांकि अब भी वो झाड़ियों में छुपा दहाड़ रहा था, मगर मेरी नज़रों से ओझल था। मैं फ़ौरन पेड़ में जाकर फिर छुप गया और राइफ़ल में दोबारा गोलियां भरने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि विंचेस्टर राइफ़ल की मैगज़ीन में अगर एक आध गोलियां बाकी हों और उसमें और गोलियां भरी जाएं तो उसकी नाल में गोली फंस जाने का ख़तरा होता है। इसीलिए मैंने एक गोली से काम चलाने का फ़ैसला किया, क्योंकि फंसी हुई गोली के साथ आदमखोर से सामना होना जानलेवा हो सकता है। मांसाहारियों के शिकार पर जाते हुए मैं हमेशा 4 गोलियां भरता हूं, एक नाल में और 3 मैगज़ीन में। गोली राइफल में फंसने से बचाने का ये भी एक तरीक़ा है। फिर मैं ये सोचने लगा कि पेड़ में छुपकर हमने अक्लमंदी की है या बेवकूफ़ी, क्योंकि अगर मैं पेड़ से बाहर होता तो आदमखोर को हमला करते हुए देख सकता था, मगर इस जगह से आदमखोर तब दिखाई देता जब वो ठीक मेरे सर पर आ जाता। लेकिन अब क्या कर सकता था। पसीने में सराबोर राइफल थामे मैं वहीं खड़ा रहा। खड़े खड़े मेरा हाल ख़राब हो रहा था और सर में दर्द भी शुरू हो गया था। आदमखोर के दहाड़ने की आवाज़ें अभी तक आ रही थीं। वो झाड़ियाँ उखाड़ रहा था। खैर, फिर उसकी आवाज़ दूर जाते जाते गायब हो गई। आदमखोर मरा नहीं था, मगर दूर चला गया था और मैं सुरक्षित हो गया। बदकिस्मती से परेशानी के बीच मुझे अंदाज़ा न हो सका कि शेर किस दिशा में गया है, और ऐसी हालत में पेड़ से बाहर निकलकर बाला की झोपड़ी की तरफ बढ़ना खुदकशी करने जैसा था। हालांकि टार्च की रोशनी में रास्ता देखने में परेशानी नहीं थी, मगर इस तरह आदमखोर को भी मेरे वहाँ होने का पता चल जाता। इसीलिए मैंने रात यहीं पर गुजारने का निर्णय किया। और फिर जब सुबह का उजाला हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं बहुत निराश और थका हुआ था। फिर याद आया कि चलो खैर ज़िंदा तो हूँ, और ये सोचकर भी मुझे खुशी हुई। अगर आप लगातार 13 घंटे खड़े रहने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि उस समय मुझ पर क्या बीत रही होगी। खैर, 15 मिनट मैंने बैठकर आराम किया और इस बीच रोशनी पूरी तरह फैल गई। जितनी देर मैंने पेड़ से बाहर आने में लगाई थी, और मुझे बस 10 या 15 मिनट लगे होंगे, उतनी ही देर में आदमखोर आधी से ज़्यादा लाश खा गया था। उसके सर और हाथ धड़ से अलग हो चुके थे और एक टांग और रान भी अलग पड़ी हुई थी, और धड़ में बस हड्डियां और पसलियां ही बची थीं। गोली लगने के बाद आदमखोर ने इस तरह अपना गुस्सा जाहिर किया था, ऐसा लगता था जैसे वहाँ किसी ने ज़मीन की खुदाई की हो, और जिस जगह वो झाड़ियों में घुसा था वहाँ पर झाड़ियों के तने कुतरे पड़े थे और पत्तों पर खून के धब्बे थे। पेड़ में छुपा हुआ जब मैं आदमखोर की दहाड़ सुन रहा था तो वो यहीं पर था, और यहाँ से उसके खून के निशान जंगल में जा रहे थे। जब मैं कुछ दूर उसके पीछे गया तो पता चला कि ये निशान उत्तर की तरफ जा रहे हैं।
मेरे लिए अब झोपड़ी की तरफ जाना सुरक्षित था। फिर मैं झोपड़ी पर पहुंच गया। बाला और दोनों गार्डों ने भी राइफल के धमाकों और टाइगर की आवाज़ें सुनी थीं और वो जाग रहे थे। कृष्णा और बाला तो पेड़ तक पहुंच जाते, मगर अली मोहम्मद ने उन्हें रोक लिया कि शायद आदमखोर ज़ख्मी हो और पता नहीं कहाँ हो। मैंने उन्हें रात की सारी घटना बताई। इस समय 6:25 हो रहे थे और मैंने रात में 8:30 बजे गोली चलाई थी और अब तक करीब करीब 10 घंटे गुजर चुके थे। मेरा अंदाज़ा ये था कि या तो आदमखोर अब तक मर चुका होगा या फिर उसका इतना खून बह गया होगा कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होगी। इसीलिए मैंने उसको तलाश करने का फ़ैसला किया। अली मोहम्मद निहत्था था तो मैंने उससे कहा कि वो झोपड़ी में रहकर हमारा इंतज़ार करे, मगर उसने कहा कि वो बहुत डरा हुआ है तो झोपड़ी के मुकाबले हमारे साथ ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। खैर, फिर हम पेड़ की तरफ लौटे। मैंने बाला को बताया कि पेड़ से बाहर निकलने के लिए मुझे मजबूरन कुछ इंतज़ार करना पड़ा ताकि आदमखोर लाश को खाना शुरू कर दे। बाला ने मेरी बात पर कुछ न कहा, मगर जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो लाश की हालत देखकर बाला अपने होश और हवास पर काबू ना रख सका। उसने चीखें मार मार कर रोना पीटना शुरू कर दिया। फिर वो बोला कि जब तक वो अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया नहीं कर लेगा तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। उसे समझाने में बहुत परेशानी हुई, मगर अली मोहम्मद ने उसे बताया कि क्योंकि इस मौत की खबर अभी तक पुलिस को नहीं दी गई है और जैसे ही पुलिस को पता चलेगा तो वह इंक्वायरी करेगी और अगर लाश को जला दिया गया तो उसके साथ ही सारे सबूत भी मिट जाएंगे और पुलिस बाला पर ही शक करेगी कि कहीं खुद उसने ही तो अपनी पत्नी को नहीं मार डाला है। खैर, बाला के संभलते ही हमने पेड़ों से कुछ टहनियाँ तोड़ी और लाश को ढक दिया ताकि वो गिद्धों की नज़रों से बची रहे। हमारा अंदाज़ा था कि आदमखोर थोड़ी ही दूरी पर हमें मिल जाएगा और फिर हम समय पर पुलिस को सूचना दे देंगे, मगर यहाँ पर हमारा अंदाज़ा गलत था। झाड़ियों में बिखरे खून से साफ पता चल रहा था कि आदमखोर को 2 गोलियां लगी हैं, जिनमें से एक ऊंचाई पर शायद उसकी गर्दन में लगी है। दूसरी गोली के सुराख से एक झिल्ली का टुकड़ा खून के साथ गिरा था, जो मैदे के जख्म की निशानी था। 2 फरलांग जाने के बाद आदमखोर आराम करने के लिए एक सूखे पेड़ के नीचे रुका था। यहाँ पर हमें खून से सने हुए मांस के लोथड़े मिले, जो मैदे में लगने वाली गोली की वजह से आदमखोर ने उल्टी करके बाहर निकाले होंगे। यहाँ से वो फिर आधा मील आगे जाकर एक जगह रुका। इस जगह भी खून के 2 बड़े धब्बे दिखाई दिए। मैदे का जख्म ज़्यादा गहरा लग रहा था तो उससे ज़्यादा खून बहा होगा। इसके बाद भी आदमखोर आगे बढ़ता रहा। शुरुआत में खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, मगर धीरे धीरे वो कम होता गया। शायद उसकी खाल ने बाहर से और चर्बी ने अंदर से उसके घाव को भरना शुरू कर दिया था। अब बस गर्दन के घाव से ही खून बह रहा था। आगे बढ़ते हुए हम 2 पहाड़ियों के बीच एक नदी पर पहुंचे, जहां पर आदमखोर पानी में लेटा था और अभी तक पानी का रंग हल्का सा गुलाबी था। फिर मुझे दूसरे किनारे पर खून की एक पतली सी लकीर दिखाई दी। पूरा रास्ता गुजर जाने के बाद यहाँ पर हमें आदमखोर के पगमार्क साफ साफ दिखाई दिए, जो बहुत बड़े नर शेर के लग रहे थे। हालांकि आदमखोर यहाँ भी नहीं रुका था, मगर उसके ज़ख्मों से खून का बहना कम होता जा रहा था और जल्दी ही नौबत यहाँ तक पहुँच गई। अब उसके खून के इक्का दुक्का निशान ही नज़र आ रहे थे। मेरी पहली गोली आदमखोर की गर्दन में लगी थी। इसके बाद उसने कलाबाजी खाई थी। फिर मैंने 2 गोलियां और चलाई थीं, जिनमें से एक उसके मैदे में लगी और क्योंकि आदमखोर ने उल्टी करके इंसानी मांस निकाला था, जो सबूत था कि पहले उसके मैदे में बहुत ज़्यादा खून था, जो धीरे धीरे कम हो गया था। रास्ते में 2-3 बार वो आराम करने भी रुका। ये सारी बातें और हमारे पहले के तजुर्बों की बिना पर यह पता चल रहा था कि आदमखोर ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगा और जल्दी वो हमें ज़िंदा या मुर्दा मिल जाएगा। हम अपनी तरफ से उसका पीछा करने को आसान और बस कुछ दूरी की बात समझ रहे थे, मगर आदमखोर तो आगे जाता ही जा रहा था। खून के धब्बे और निशान अब कम से कम हो गए और पीछा करना मुश्किल से मुश्किल। अब तक हम जंगल में बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे और यहाँ पर जंगली जानवरों के रास्ते भी कहीं कहीं ही दिखाई दे रहे थे। यहाँ से आगे का इलाका पहाड़ी था और यहाँ जगह जगह आड़े तिरछे नाले मौजूद थे और किसी किसी नाले में पानी बह रहा था। यहाँ के जंगल में बड़े पेड़ों की जगह कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थीं। फिर 1 बजे से कुछ पहले खून के निशान दिखना बंद हो गए और हम सब ने एक बड़ा घेरा बनाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नहीं मिले।
उधर बदकिस्मती से सूरज भी आग बरसा रहा था, तो हम सब ने वापस गजलापुली लौटने का फ़ैसला किया। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो स्टेशन के बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठकर जूते उतारे बिना ही मैं सो गया। स्टेशन मास्टर ने उसी रात पुलिस को सूचना भेजी और अगले दिन नादियाल से पुलिस गंताकुल पहुंच गई। फिर हम सब घटनास्थल की तरफ चल दिए। मरने वाली की लाश सड़ने लगी थी, क्योंकि एक फरलांग पहले ही हमें बदबू महसूस होने लगी। मक्खियों के झुंड उस पर मंडरा रहे थे, मगर लाश गिद्धों की नज़रों से बची हुई थी। मैंने पुलिस ऑफिसर को पेड़ में अपने छुपने की जगह दिखाई और फिर जो कुछ रात में हुआ था वो बताया। पुलिस ने 13 पेज की एक रिपोर्ट बनाई, जिनमें 6 का संबंध मेरे बयानों से था। फिर बाला ने बचे हुए अवशेषों की अंत्येष्टि करने की इजाज़त मांगी, मगर पुलिस का कहना था कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए नादियाल ले जाना पड़ेगा और मेरे दखल देने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर मेरे खिलाफ़ हो चुका था। उसके ख्याल में इंसानी लाश को आदमखोर के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करना एक गैर कानूनी काम था। इसीलिए मैं जो भी कहता ऑफिसर उसको कभी नहीं मानता, तो मैं पूरी तरह चुप रहा। हालांकि फॉरेस्ट गार्डों की गवाही काम कर गई और पुलिस ऑफिसर ने लाश का दाह संस्कार करने की इजाज़त दे दी। अब दोनों गार्ड ने लकड़ियां जमा की और बाला ने अपनी पत्नी के अवशेष उस पर रख दिए और फिर ऊपर से कुछ और लकड़ियां रखकर उसमें आग लगा दी। हम उस दुखद घटना के गवाह थे। फिर अगले दिन बाला से नज़रें मिलाना मेरे लिए मुमकिन ना था। मैंने उसकी उम्मीदें तोड़ी थी, हालांकि उसे इस बात का एहसास हो गया कि मैं कुछ खामोश सा हूँ। अगले दिन रेलवे के वेटिंग रूम में बाला मेरे पास आया और स्टेशन मास्टर से बोला कि वो उसकी बात को हमें बताए। उसने कहा कि साहब को बताइए कि आदमखोर को ना मार पाने की वजह से दुखी ना हो। मुझे पता है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है और कोई दूसरा इंसान मेरे समेत इससे ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकता था। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। इसके बाद मैं गजलापुली में एक हफ्ता और रुका रहा, लेकिन आदमखोर के बारे में कोई और ख़बर नहीं मिली। इसी दौरान एक तेंदुए ने मेरे एक बछड़े को मार डाला और मैंने घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया। ये तेंदुए का ही काम था, लेकिन मैंने उस लेपर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर एक हफ्ता गुजर जाने के बाद मैंने सबसे विदा ली और उन सब का धन्यवाद अदा किया, क्योंकि इन सब ने मेरी बहुत सहायता की थी। मैंने कुछ बछड़े फॉरेस्ट गार्डों को दे दिए, लेकिन बाला को ज़्यादा दिए। बेंगलोर वापस आने के बाद मुझे 3 माह गुजर चुके थे कि सूचना मिली कि रियासत हैदराबाद में कृष्णा नदी के पास टाइगर ने एक आदमी की जान ले ली है। फिर और 3 महीने बाद सूचना मिली कि बांगड़ा स्टेशन के उत्तर में कई मील दूर एक चिंचू मारा गया। इसी तरह कभी कभी इंसानों की मौत की खबरें मिलती रहती। क्या आदमखोर बच गया था? क्या वहाँ पर 2 आदमखोर थे या फिर कोई नया टाइगर आदमखोर बन गया है? मेरे पास इसका जवाब नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर यह स्टोरी कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। दोस्तों, आपको एक सूचना ये देनी थी कि मैं अपने इस चैनल पर कुछ डिफरेंट तरीके के कंटेंट यानी कहानियाँ और सच्ची घटनाएं शामिल करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक ही तरह की स्टोरी या एक ही टॉपिक पर स्टोरी करते करते मेरी तरह आप भी बोर हो जाएंगे। चलिए, आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा किसी और स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद।